नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये शिक्षण विधि या मनोविज्ञान मान सकते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन है। दंड के प्रत्युत्तरात्मक सिद्धांत का मुख्य लक्षण क्या है ना, बता देता हूँ। निम्न में कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान विषय के सहसंबंध के महत्व के बारे में सही है? उपभोक्ता जागरूकता, फिर एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है ना, ये सबका वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है उनमें। समस्या समाधान विधि, ठीक, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई गई। इसके बाद में एडगर डेल अनुभव का शंकु है ना, वो पूछेगा अनुभव का शंकु किसका है। और एक अध्यापक सरकारी नियमों की आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने की योजना बना रहा है। जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक विज्ञान शिक्षण मानवीय गुणों की आवश्यकता क्यों होती है। सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री उनके उद्देश्य से मिलान कीजिए। ठीक है, इसके बाद में माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। फिर निम्न में कौन सा सामाजिक विज्ञान की इकाई योजना का एक घटक नहीं है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या के भूतकाल और वर्तमान के साथ। निम्न में कौन सा पाठ योजना का हरवटन पंचपदी है। निम्न में कौन सा प्रकार प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र अवबोधन अवबोध के उद्देश्य की प्राप्ति मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं है। निम्न में कौन सा कथन इकाई योजना के संबंध में सही नहीं है। ठीक, निम्न में कौन सा आकलन अभिकलन नील प्रिंट ब्लू प्रिंट अनुप्रयोग का एक उदाहरण है। परीक्षण पदों के विषय निम्न में कौन सा कथन सही है। निम्न में कौन सा मूल्यांकन प्रवृत्ति भावात्मक उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है ना, फिर यहाँ तक देखेंगे इनको। ठीक भाई, एसएसटी की शिक्षण विधि मान सकते हैं इसको आप, है ना। जब जैसे कि अगर 11 से चलें तो फिर 111 से है ना, वो दूसरा क्वेश्चन 111 से है तो फिर 111, फिर एडगर डेल, फिर एक सामाजिक है और नीचे सामाजिक सभी मनुष्यों, है ना। तो यहाँ से है 90 यानी कि 20 क्वेश्चन है। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं। शिक्षण विधि सबकी सेम होती है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की हो। शिक्षण विधि की बात है, शिक्षण विधि के देखते हैं। ये सेकंड ग्रेड का पेपर है और ये जो एग्ज़ाम लगी थी ना, ये एग्ज़ाम लगी थी, मैं बता देता हूँ आपको। 7/9/25 को एग्ज़ाम लगी थी, है ना, 7/9/2025। और आंसर की जारी की गई थी 11, ये लेट करी है यार इन्होंने आंसर की, लेकिन ज़्यादातर वो जल्दी जारी कर देते हैं। 11/6/2024, ठीक, काफ़ी लेट करी है, 7/9/2025। इसके बाद में नहीं तो ये फाइनल आंसर की है ना। प्रोविजनल तो 7-8 दिन में ही कर देते हैं। हाँ सही है, प्रोविजनल तो वो प्री वाली है ना, पहले ही जारी कर देते हैं, लेकिन ये फाइनल की बात है। ये 11/6/2024 और जो प्री भी है ना, जैसे कि 7/9 को एग्ज़ाम लगी है तो 7-8 दिन में या इस प्रकार से जारी कर दी होगी, 7-8 है ना, 8-10 दिन में। लेकिन फाइनल आंसर की बाद में होती है, तो फाइनल से कोई दिक्कत नहीं हो, 2-5 क्वेश्चनों को फिर हेरफेर होता है ना। तो 11/6/2024 को है फाइनल आंसर की। वो तो समीक्षा तो तब आती है जैसे कि क्वेश्चन पेपर लग गया और 2-3 महीना बाद में जो प्री वाले आंसर की उसको विचार करते हैं, तो फिर वो गलत है। 7-8 दिन में प्री डाल देते हैं अब तो, और बाद में पहले लगता था टाइम, अब नहीं लगता है ना। चलिए शुरू करते हैं आराम से, हर एक फैक्ट को तथ्य को संबंधित याद करते चलें। नीचे सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। सामाजिक विज्ञान विषय कई सामाजिक विज्ञानों से अपनी विषय वस्तु लेता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान विषय मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ उसके संबंध और उसके पर्यावरण से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान विषय मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ उसके संबंध और उसके पर्यावरण से संबंधित है। अब ये बात तो सही है, लेकिन ये पहला वाला है ना, ये तो बिल्कुल सत्य है भाई। अब इसमें ये दिमाग लगा रहा है, सामाजिक विज्ञान विषय मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ उन दूसरे मनुष्य मतलब उसके संबंध, मानव विज्ञान भी आता है, उसके पर्यावरण से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान विषय मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ उसके संबंध उसके पर्यावरण से संबंधित है। अब ये तो सही है भाई, यहाँ पर दोनों ही सत्य कर दें, बता, ये तो बिल्कुल सत्य है। अब एक अगर लोग बिल्कुल सत्य है, अगर देखें इसको, जैसे कि सामाजिक विज्ञान विषय कई सामाजिक विज्ञानों से अपनी विषय वस्तु लेता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ उसके संबंध और उसके पर्यावरण से संबंधित है। बता भाई क्या करें इसमें। ये तो बिल्कुल सही है, इस पे तो श्योर है, लेकिन ये दूसरा है ना, भी दिमाग ख़राब कर रहा है। सामाजिक विज्ञान दूसरे मनुष्यों के साथ उसके संबंध, आरपीएससी की खासियत ये होती है, जो जैसे कि सही क्वेश्चन होता है ना, उसको वो गलत दिखाने की कोशिश करता है ना ऑप्शन को, और जो गलत जो ऑप्शन होता है ना, उसको वो सही बताने की कोशिश करता है। तो चलिए कोई कर देते हैं, ले बजरंगबली का नाम, ए सत्य बी असत्य है। देखते हैं क्या है 90 में।
90 में एक ही है भाई, ए भी दोनों सत्य है ना। हाँ तो ये सही है ना। अब इसको इन्होंने गलत दिखाने की कोशिश करी है, जैसे कि दूसरे मनुष्यों घुमा फिरा के साथ उसके संबंध, ठीक, उसके पर्यावरण से संबंधित कि भाई समझ में ना आए बात, दूसरे मनुष्यों दोनों सही है, वो तो लग तो गया था, लेकिन क्या ही पता भाई। सामाजिक विज्ञान विषय कई सामाजिक विज्ञानों से अपनी विषय वस्तु लेता है। सामाजिक विज्ञान विषय मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ उसके संबंध उसके पर्यावरण से संबंधित है, गलत गया। दंड के प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रतिशोध लेना, अपराधी का पुनर्वास, अपराधी और अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से हतोत्साहित करना, यही है 91 में, ठीक 3 है, अपराध करने से हतोत्साहित करना। निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान विषय में सह संबंध के महत्व के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान विषय में सहसंबंध, बताइए कौन सा शुद्ध है? सहस, सहस ऊपर बिंदी है, सहस और बंद पे भी बिंदी है, सहस बंद, सहस सहस और ये बंद, सहस बंद, सहस बंद के महत्व के बारे में सही नहीं है। जब यह तथ्यों को समझना आसान करता है, यह ज्ञान के विखंडन का बोध करता है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करता है, यह ज्ञान को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। जब सुन मेरी बात, ये तो सही है, इसको तो देखना ही नहीं है। यह तथ्यों को समझना आसान करता है, ये भी सही है, इसको भी नहीं देखना है। अब बता, यह ज्ञान के विखंडन का बोध कराता है। कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान विषय के सह संबंध के महत्व के बारे में सही नहीं है? सह संबंध, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करता है। अब सहसबंध की बात है तो फिर भार का क्या मतलब है इसमें ना? तो फिर ये देखते हैं 3, बाण में बाण में बाण में बाण में, अरे तेरी की, ये ज्ञान का विखंडन का बोध कराता है। भार सही है भाई, इसमें ये गलत है, मतलब इट रियलाइज द फॉर्गमेंटेशन ऑफ नॉलेज, ये गलत है इसमें। इट रियलाइज द फॉर्गमेंटेशन ऑफ नॉलेज, विखंडन, विखंडन है ना, विखंडन का बोध कराता है। फंसा दिया ना। निम्न कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के विषय के संबंध में के महत्व के बारे में सही नहीं है? ये नहीं है। यह तथ्यों को समझना आसान करता है, ये तो सही था ना, ये भी सही था। लड़ाई इन दोनों में थी। ये पाठ्यक्रम के भार को कम करता है, जब ये बात तो सही थी, लेकिन है ना कि यार भाई ये सहसबंध दे रखा है तो ना इस वजह से ही ये, और इसने जानबूझ के ही दिया है विखंडन, है ना। ठीक है भाई, गलत गया। यह तथ्यों को समझना आसान करता है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करता है, यह ज्ञान को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। यदि एक शिक्षक उपभोक्ता जागरूकता विषय को अर्थशास्त्र, गणित और भाषा की अवधारणाओं से जोड़कर पढ़ाता है, अर्थशास्त्र, गणित और भाषा की अवधारणाओं से जोड़कर पढ़ाता है, तो वह सहसंबंध का कौन सा उपागम लागू कर रहा है? जोड़कर तो पृथक्करण तो आएगा नहीं, विविध, एक मिनट, विषय उपागम, सर्गेंसन अप्रोच, पृथक्करण उपागम है ना, और अंतर विषय का मतलब है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यही लग रहा है। डिसिप्लिन अप्रोच, डिसिप्लिनरी विषयगत, और विविध, डाइवर्स स्पेशल अप्रोच। अब भाई साहब एक तो ये कर है ना, और यहाँ पर ये कर, विविध उपागम जब अंतर करते हैं है ना, छोड़ 93 में 2 सही है, अंतर विषय उपागम, ठीक है भाई, अंतर विषय उपागम। आगे चलते हैं। यदि एक शिक्षक उपभोक्ता जागरूकता विषय को अर्थशास्त्र, गणित और भाषा की अवधारणा को जोड़कर पढ़ाता है, तो वैसे संबंध कौन सा उपागम लागू कर रहा है? अंतर विषय उपागम। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवधारणा बन रही है। ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से उद्देश्य की पूर्ति हुई है? ब्लूम, जब आग्रहण,
संगठन, संश्लेषण, मूल्यांकन। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवधारणा बन रही है। ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य की पूर्ति हुई है? जब रिसीविंग है ना, एक तो ये है ऑर्गेनाइजेशन और सिंथेसिस और मूल्यांकन। जब यार इसका तो ना प्रजातंत्र की बात कर रहा है ये। संश्लेषण का मतलब क्या है? एक तो होती है संश्लेषण और एक होती है विश्लेषण। जो बड़ी होती है ना वो संश्लेषण होती है, संश्लेषण बड़ी होती है, विश्लेषण छोटी होती है, ठीक है। और मूल्यांकन, जब प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवधारणा बन रही है और ब्लूम के हिसाब से बताना है तो कौन सा बैठेगा इसमें? आग्रहण, रिसीविंग, प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवधारणा। तो फिर संगठन कर दे भाई, और क्या लग रहा है तो बता। चल देखते हैं दुकान संगठन है क्या इसमें 94 में। सही है, संगठन, ठीक। प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवधारणा बन रही है। ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार इन प्रक्रिया में निम्नलिखित कौन से उद्देश्य की पूर्ति है? संगठन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक लाभ नहीं है? समस्या समाधान। दोबारा देखिए, यह आलोचनात्मक निर्णय शक्ति विकसित करता है। इसमें बहुत अधिक संदर्भ सामग्री, पुस्तकालय, संग्रहालय तथा विभिन्न प्रकार के सूचना केंद्रों की आवश्यकता होती है। इसमें विद्यार्थियों में पहल एवं जिम्मेदारी विकसित होती है। इसमें विद्यार्थियों में खुले मन एवं सहनशीलता के गुण विकसित होते हैं। जब है ना, एक मिनट आराम से, ये क्वेश्चन है, निम्न कौन सा समस्या समाधान विधि का एक लाभ नहीं है? समस्या समाधान विधि का। यह आलोचनात्मक निर्णय शक्ति विकसित करती है। समस्या समाधान विधि, समस्या और समाधान विधि। समस्या समाधान विधि क्या होती है? जैसे कि कोई समस्या दी उसका समाधान, तो आलोचनात्मक चल छोड़ते हैं ना। इसमें बहुत अधिक संदर्भ सामग्री, पुस्तकालय, संग्रहालय तथा विभिन्न प्रकार के सूचना केंद्रों की आवश्यकता होती है। एक लाभ नहीं है। इसमें विद्यार्थियों में पहल एवं जिम्मेदारी विकसित होती है। इसमें विद्यार्थियों में खुले मन एवं सहनशीलता के गुण विकसित होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है ना, तो फिर खुले मन एवं सहनशीलता के गुण विकसित होते हैं। इसमें विद्यार्थी पहल एवं जिम्मेदारी विकसित होती है। एक लाभ नहीं है। एक लाभ है ना जो नहीं है, तो ये तो है और ये भी है, ठीक है। दो तो हटा दे इसमें से। अब इसमें विद्यार्थी में पहल एवं जिम्मेदारी विकसित होती है, ठीक। प्रॉब्लम सॉल्विंग देख लेते हैं ना, यही लग रहा है। तो फिर इसमें 2 सही है, 95 में 2। अब इसने कोशिश करी है ना कि इसको सही बताया जाए, यानी कि ये फैक्ट है ना जो गलत है, लेकिन इसकी कोशिश की है कि भैया ना गलत बताया जाए, है ना, इस प्रकार से दिखाया जाए। कहने का मतलब ये है, ठीक। जैसे कि इसमें बहुत अधिक संदर्भ सामग्री, पुस्तकालय, संग्रहालय तथा विभिन्न प्रकार के सूचना केंद्रों की आवश्यकता होती है, ठीक। ये नहीं, बाकी सब है। यह आलोचनात्मक निर्णय शक्ति विकसित करता है। इसमें विद्यार्थियों में पहल एवं जिम्मेदारी विकसित होती है। इसमें विद्यार्थियों में खुले मन एवं सहनशीलता के गुण विकसित होते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि विभिन्न रूपों में से औपचारिक वर्ग योजना की निम्न कौन सी विशेषता नहीं है? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के विभिन्न रूपों में से औपचारिक वर्ग योजना की निम्न में कौन सी विशेषता नहीं है? जब इसका मतलब है, दोबारा देख, सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि विभिन्न रूपों में से औपचारिक वर्ग योजना की निम्न में कौन सी विशेषता नहीं है? इंग्लिश पढ़ भैया। जब विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द चार्टरिस्ट ऑफ द फॉर्मल ग्रुप प्लान among the various form of the social reaction method used for teaching social science। तो फिर औपचारिक वर्ग योजना ने इसको बोलते हैं फॉर्मल ग्रुप प्लान, फॉर्मल ग्रुप और प्लान। तो
इनमें कौन सी विशेषता नहीं है? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के विभिन्न रूपों में औपचारिक वर्ग योजना की निम्न कौन सी विशेषता नहीं है? जब सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के विभिन्न रूपों में से औपचारिक है ना, आरपीएससी का सिस्टम ये है, अगर जरा सा भी ध्यान अगर विचलित हो गया ना तो फिर पूरा वो क्वेश्चन हो जाएगा और पता नहीं लगेगा कि भाई क्या पूछ रहा है, क्या करना है, क्या देना है। औपचारिक वर्ग योजना की निम्न में कौन सी विशेषता नहीं है ना, तो औपचारिक वर्ग योजना देखनी है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के विभिन्न रूपों में से सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, द विच इज द फॉलोइंग इज नॉट द चार्टर ऑफ द फॉर्मल ग्रुप प्लान अमंग द वेरीज फ्रॉम द सोशल रिएक्शन मेथड यूज द टीचिंग सोशल साइंस। ठीक, और ये ध्यान रखना है सोशल रिएक्शन मेथड, और ये है फॉर्मल ग्रुप प्लान। फॉर्मल ग्रुप प्लान औपचारिक, एक औपचारिक पत्र होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र विशेषता नहीं है। इस रूप में विद्यार्थी बिना किसी अनुमति के, और सामाजिक की बात है ना, ये भी ध्यान रखना है, औपचारिक है यानी कि जो औपचारिक पत्र होते हैं, और अनौपचारिक पत्र जैसे माता पिता को लिखते हैं, जैसे पिता पुत्र को लिखता है, पुत्र पिता को लिखता है ना, तो वो औपचारिक पत्र वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र जैसे कि सरकार के माध्यम से, जैसे कि सरकारी कर्मचारी को उसको जो पत्र लिखा जाता है वो है, या फिर उसके माध्यम से जो लिखा जाता है, या उसके अधिकारी को जो लिखा जाता है, तो सामाजिकृत अभिव्यक्ति। इस रूप में विद्यार्थी बिना किसी अनुमति के अपने विचार और सुझाव स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से। फिर इसके अंदर कोई व्यवस्थित योजना नहीं होती। नहीं, व्यवस्थित तो पक्का होगा भाई, औपचारिक वर्ग योजना है, अनौपचारिक थोड़ी है। ठीक, विशेषता नहीं होती। विद्यार्थी निर्धारित समस्याओं पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थी निश्चित नियमों के अनुरूप कार्य करते हैं, तो निश्चित तो पक्का आएगा, ये सही है निर्धारित। और विद्यार्थी बिना किसी अनुमति के अपने सुझाव, तो यही है बी। ठीक, 96 में, अरे तेरी ये क्या घुमा रहा है इसमें। इस रूप में विद्यार्थी बिना किसी अनुमति के अपने विचार और सुझाव स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अरे यार, है ना, देख ये घुमा दिया ना इसने। अब ये जो गलत है इसको सही बताने की कोशिश की है इसने। सुनो मेरी बात, जैसे कि अपन ने क्या किया है, इसके अंतर्गत कोई व्यवस्थित योजना नहीं होती। व्यवस्थित योजना नहीं होती, औपचारिक वर्ग है, आई बात समझ में, और सामाजिकृत की बात है, तो फिर ठीक है भाई, व्यवस्थित योजना नहीं होती, सही बात है। विद्यार्थी निर्धारित समस्याओं पर चर्चा करते हैं, सही बात है, निर्धारित। व्यवस्थित योजना नहीं होती। फिर इस रूप में विद्यार्थी बिना किसी अनुमति के अपने विचार और सुझाव स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। बिना किसी अनुमति के अपने विचार और सुझाव स्वतंत्र रूप से, नहीं, अनुमति लेनी पड़ेगी भाई, औपचारिक है ये। इस रूप में विद्यार्थी बिना किसी अनुमति के, बिना नहीं आएगा, है ना, बिना किसी अनुमति के अपने विचार सुझाव स्वतंत्र रूप से, नहीं, विचार सुझाव तो स्वतंत्र रूप से ही करेंगे वो, लेकिन अनुमति से। ठीक, बिना नहीं आएगा, हाँ यही होना चाहिए, है ना, तो ये गलत है इसमें। ठीक है, बाकी सब सही है। व्यवस्थित योजना नहीं होती। विद्यार्थी निर्धारित समस्या पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थी निश्चित नियमों के अनुरूप कार्य वही करते हैं। ये गलत है भाई, इसमें फंसा दिया इसने, फंस गए अपन भी, है ना। जो गलत था उसको सही करने की कोशिश की है इन्होंने। ठीक है, यानी कि वो दिखाया गया इस प्रकार से, जो गलत है जो सही। अरे यार रुक, नीचे हो रही है रचना तो पूरी। हाँ, देखा तो है नहीं पूरा यार। देख सुन मेरी बात, ये सही है, ये सही है, सी डी सही है। अब तो दो ही ऑप्शन करने हैं ना इसमें। तो अगर औपचारिक, इसके अंदर कोई व्यवस्थित योजना नहीं होती, तो फिर ऐसे कर ले, तो है ना, वो देखा नहीं था, सॉरी है। इस रूप में विद्यार्थी बिना किसी अनुमति के अपने विचार सुझाव स्वतंत्र रूप से व्यक्त, बिना किसी अनुमति, चल ये देख लिया, क्योंकि सामाजिक आ रहा है, ऐसा ही है। इसके अंदर कोई व्यवस्थित योजना नहीं होती। विद्यार्थी निर्धारित समस्याओं पर चर्चा करते हैं।
विद्यार्थी निश्चित नियमों के अनुरूप कार्रवाई करते हैं। तो ए और डी कार्रवाई दिखाना है, ए और डी यही करना है। देखते हैं 96 में ए और बी है, ए और बी है, ये है वही दोनों ए और बी। इसके अंदर कोई व्यवस्थित योजना नहीं होती, गलत गया अब तो। एडगर डेल के अनुभव का शंकु के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में सही है? एडगर डेल के अनुभव का शंकु के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में सही है? तो फिर देखते हैं भाई, अनुभव का शंकु, जैसे कि अनुभव का शंकु, ठीक, एडगर डेल। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में सही है? एक बताना है। स्थिर चित्र प्रदर्शित वस्तु से अधिक प्रभावी है। स्थिर चित्र नहीं है ना, गलत। प्रदर्शन चलचित्र से कम प्रभावी है। नहीं, प्रदर्शन अधिक प्रभावी होगा भाई। चलचित्र तो चलचित्र है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री आर लेस इफेक्टिव देन ए मोशन पिक्चर नहीं, प्रदर्शन अच्छा होता है। चलचित्र डॉक्यूमेंट्री को बोलते हैं। और प्रदर्शन का मतलब है जैसे कि अपन कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, और चलचित्र मतलब डॉक्यूमेंट्री। आई समझ में? तो प्रदर्शन अलग है भाई। प्रदर्शन की वैल्यू ज़्यादा है लाइव की और एक चलचित्र की, तो इसको हटा दे तो फिर ठीक उल्टा कर दिया। चलचित्र से कम प्रभावी ना, अवास्तविक अनुभव नाटकीय अनुभवों से अधिक प्रभावी है। अवास्तविक अनुभव नाटकीय अनुभवों से अधिक प्रभावी है। दूरदर्शन दृश्य संकेतों से कम प्रभावी है। दूरदर्शन संकेतों से संबंध में सही है, तो सही तो है। दूरदर्शन दृश्य संकेतों से, दृश्य संकेत मतलब टेलीविजन इज लेस इफेक्टिव देन द विजुअल सिम्बल्स। दूरदर्शन टेलीविजन इज लेस इफेक्टिव देन विजुअल सिम्बल्स। तो भाई ये तो सही है, दूरदर्शन दृश्य संकेतों से कम प्रभावी नहीं है ना, तो ये तो हटा दिया। अब करें अवास्तविक अनुभव नाटकीय अनुभवों से अधिक प्रभावी है। अवास्तविक अधिक प्रभावी है। अवास्तविक प्रदर्शन चलचित्र से कम प्रभावी है, नहीं, अधिक प्रभावी है। स्थिर चित्र प्रदर्शित वस्तु से अधिक प्रभावी, नहीं, ये तो प्रभावी नहीं है। तो ये तो सही सभी गलत हो गए। तो फिर कौन सा करें? वही तो कह रहा हूँ मैं कि आरपीएससी वाले है ना, ये करते हैं जैसे कि जो कोई कथन है, ठीक है, तो अगर वो गलत है ना, उसको वो सही बताते हैं, जैसे बच्चे को पता नहीं लग पाता कभी कौन सा सही कौन सा गलत है। आई बात समझ में? और जो सही है उसको गलत दिखाने की कोशिश करते हैं, गलत है उसको सही दिखाने की कोशिश करते हैं। तो फिर दूरदर्शन दृश्य संकेतों से कम प्रभावी नहीं है, अधिक प्रभावी है। दृश्य संकेतों विजुअल, तो दूरदर्शन तो टेलीविज़न है जब है ना, तो सही है। तो फिर भाई यही है तो फिर देख तकाना है तेरी की 3 है भैया। तो इसका मतलब क्या है? अवास्तविक अनुभव नाटकीय अनुभवों से अरे, तो वो वास्तविक हो अवास्तविक हो उससे लेना देना क्या है? अनुभव तो आ रहा है ना, मेन बात तो ये, इस पर ध्यान देना चाहिए था। कॉन्ट्रीब्यूट एक्सपीरियंस आर मोर इफेक्टिव दैन ए ड्रामाटाइज एक्सपीरियंस, ये होते हैं कभी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं, ये है आंसर इसमें। अब भाई वास्तविक हो अनुभव या अवास्तविक अनुभव हो, अनुभव तो है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। वास्तविक अनुभव हो या फिर अवास्तविक अनुभव हो, है तो अनुभव एक्सपीरियंस नाटकीय अनुभवों से अधिक प्रभावी है, तो सही है।
एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस ही होता है, नाटकीय अनुभव क्या होड़ कर लेंगे इनकी, है ना। तो भाई यही है इसमें आंसर। अब ये हो गया। तो फिर इसमें है ना, प्रदर्शन चलचित्र से कम प्रभावी है, उल्टा कर ले इसको। चलचित्र से प्रदर्शन है ना, चलचित्र से अधिक प्रभावी है, ये सही हो जाएगा। स्थिर चित्र प्रदर्शित वस्तु से कम प्रभावी है, ये सही हो जाएगा। दूरदर्शन दृश्य संकेतों से अधिक प्रभावी है, ये सही हो जाएगा। गलत गया। एक अध्यापक सरकारी निकायों की आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने की योजना बना रहा है। आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने की योजना बनाए, उसे अनुदेशन सहायक सामग्री को निम्नलिखित में से चार्ट के कौन से प्रकार का उपयोग करना चाहिए। एक अध्यापक सरकारी नियमों की आंतरिक संरचना को, एक अध्यापक सरकारी निकायों की आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने की योजना बना रहा है, उसे अनुदेशक सहायक सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से चार्ट के कौन से प्रकार का उपयोग करना चाहिए। सारणीयन, संगठनात्मक, रिलेशनशिप, वर्गीकरण। जब ये बोल रहा है आंतरिक, है ना, क्लासिफिकेशन, और यहाँ पर रिलेशनशिप, जब अगर ये आंतरिक बताना है ना, जैसे कि ए टीचर इज ए प्लानिंग टू द एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना, भीतर का स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बॉडीज, सी ही सोल्ड वी विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ चार्ट एज ए इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट मटेरियल। एक अध्यापक सरकारी निकायों की आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने की योजना बना रहा है, उसे अनुदेशन सहायक सामग्री में से चार्ट के कौन से प्रकार का उपयोग करना चाहिए। तो फिर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, फिर संबंध, रिलेशनशिप, एक अध्यापक, है ना, दोबारा देखते हैं। एक अध्यापक सरकारी निकायों की आंतरिक, है ना, तो फिर भाई क्या करना है इसमें, ये तो कर दिया था ना अपन ने। इसमें क्या बताना है, सारणी, संगठनात्मक और संबंध बताना था ना। 98 में हानि नहीं, ये संगठनात्मक बताना था ना, ऑर्गेनाइजेशन। फिर जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों से प्रदूषण नियंत्रण के समाधान खोजने के लिए कहता है तो विद्यार्थी सुझाव देते हैं। दोबारा देखते हैं। जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों से प्रदूषण नियंत्रण के समाधान खोजने के लिए कहता है तो विद्यार्थी सुझाव देते हैं और शिक्षक श्यामपट्ट पर सूची बनाता जाता है। ठीक है, जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों से प्रदूषण नियंत्रण के समाधान खोजने के लिए कहता है तो विद्यार्थी सुझाव देते हैं और शिक्षक श्यामपट्ट पर सूची बनाता जाता है और फिर प्रदूषण नियंत्रण के महत्व पर जोर देते हुए सभी तर्कों का सारांश देता है। जोर देते हुए सभी तर्कों का सारांश देता है। ठीक है, इस केस में शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदूषण नियंत्रण पाठ को पढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली यह विधि कौन सी है। मतलब जैसे कि जब वह विद्यार्थी प्रदूषण नियंत्रण समाधान खोजने के लिए कहता है, जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों से प्रदूषण नियंत्रण के समाधान खोजने के लिए कहता है तो विद्यार्थी सुझाव देते हैं और शिक्षक श्यामपट्ट पर सूची बनाता जाता है और फिर प्रदूषण नियंत्रण के महत्व पर जोर देते हुए सभी तर्कों का सारांश देता है। तो फिर ये आ जाएगी वो कौन सी, प्रोजेक्ट नहीं है, सामाजिक अर्थ अभिव्यक्ति नहीं है, ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर समस्या समाधान। अब जैसे कि खोजने के लिए कहता है, ठीक है, प्रदूषण समाधान खोजने के लिए कहता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है भाई, यही होना चाहिए। अब देखते हैं। हाँ सही है, मस्तिष्क उद्दीलन, ठीक, ब्रेन स्टॉर्मिंग। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सामाजिक अर्थ अभिव्यक्ति, सोशल रिएक्शन। प्रायोजना, प्रोजेक्ट विधि। किलपैट्रिक, या जैसे प्रोजेक्ट में है ना तो किलपैट्रिक ये प्रोजेक्ट विधि। फिर सामाजिक विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षा में मानवीय गुणों की आवश्यकता क्यों होती है। कार्यभार कम करने के लिए, कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोगों को करवाने के लिए, विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय समझ और विश्व बंधुता की समझ विकसित करने में सहायता करने के लिए। तर्कों को जल्दी याद, ये तो अलग ही दिख रहा था ना 100 में 3। सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री उनके उद्देश्य से मिलान कीजिए। शिक्षण अधिगम सामग्री और उद्देश्य, जब सुन मेरी बात, तो
तो इसमें है ना मिलाना है, ये नीचे है ना, तो फिर ग्लोब, तो ग्लोब का हो जाएगा घटनाओं के साथ समय का संबंध दर्शाना, भूमि के भागों को उचित स्थिति में दर्शाना, बड़ी वस्तु को छोटे आकार में दर्शाना, संपूर्ण वस्तु के घटक भाग को दर्शाना। जब ग्लोब है ना, इसका मतलब है भूमि के भागों को उचित स्थिति में दर्शाना। प्रतिमान का मतलब है मॉडल है ना, बड़ी वस्तु को छोटे आकार में दर्शाना। वृत्त आरेख का मतलब है वृत्त आरेख। कालक्रमान का मतलब है घटनाओं के साथ संबंध दर्शाना। वृत्त आरेख का मतलब संपूर्ण वस्तु के घटक भाग को दर्शाना। जब डी में एक सही हो रहा है भाई, तो फिर एक सही हो रहा है ना, तो फिर कर दे, तो फिर डी में एक सही हो रहा है, तो फिर 2 101 में 101 में 2 है। बुलाते हैं इसको 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 है। ग्लोब, भूमि के भागों को उचित स्थिति में दर्शाना। भूमि के भागों को उचित स्थिति में दर्शाना। प्रतिमान मॉडल, बड़ी वस्तु को छोटे आकार में दर्शाना। बड़ी वस्तु को छोटे आकार में, बड़ी वस्तु को छोटे आकार में, ठीक, बड़ी वस्तु को छोटे आकार में। प्रतिमान मॉडल। वृत्त आरेख, संपूर्ण वस्तु के घटक भाग को दर्शाना। संपूर्ण वस्तु के घटक भाग को दर्शाना वृत्त आरेख, यानी कि इसको बोलते हैं पाइसी ग्राफ। और कालाक्रमिक चार्ट, ये है घटनाओं के साथ समय का संबंध दर्शाना। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 द्वारा किसी कथन की अनुशंसा नहीं की गई। जब इसका मतलब है एनसीईआरटी 2005 के द्वारा किस कथन की अनुशंसा नहीं की गई। विद्यार्थी में राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की गहरी समझ बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। विश्व के इतिहास के स्थान पर भारत के ही विश्व के इतिहास के स्थान पर भारत के ही समृद्ध में विविध अतीत को पढ़ाया जाना चाहिए। अब ये तो कोई वो नहीं है भाई कि विश्व के इतिहास के है ना, यानी कि सबको समान लेके चलना चाहिए ना, भारत को ज़्यादा लेकिन विश्व से भी सीखना चाहिए, तो यही आना चाहिए इसमें। ये गलत ही तो पूछ रहा है अपन से, अनुशंसा नहीं की गई है ना। इसके बाद में पर्यावरण संरक्षण के प्रति आलोचनात्मक विकसित करने तो भूगोल पढ़ाया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और तो सबसे ठीक है बात, लेकिन ये गलत है। देखते हैं ना 102 में, हाँ 2 ही है, ठीक, बाकी को देखते हैं, तो ये हटा दिया। विद्यार्थी में राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की गहरी समझ बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आलोचनात्मक विकसित करने तो भूगोल पढ़ाया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान भारतीय संविधान के दार्शनिक आधारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो विश्व का नहीं है ना, विश्व के इतिहास के स्थान पर नहीं है ना, विश्व के साथ साथ भारत के इतिहास के समृद्ध विविध अतीत को पढ़ाया जाना चाहिए। निम्न से कौन सा सामाजिक विज्ञान की इकाई योजना का एक घटक है? नहीं है इकाई योजना, हार्वर्ड की तो पंचपदीय है ना। इकाई योजना किसकी है? तो किलपैट्रिक है ना, किलपैट्रिक टाइट है, तो वो तो प्रोजेक्ट विधि है। हार्वर्ड की वो पंचपदीय है। लेकिन इकाई योजना मॉरिसन है। इकाई किसकी है? इकाई योजना। निम्न से कौन सा सामाजिक विज्ञान की इकाई योजना का एक घटक नहीं है? इकाई है ना, जैसे कि भाई जैसे कि ये फर्स्ट इकाई, तो इसमें भाई ये पार्ट है। फिर सेकंड इकाई कि भाई इसमें ये पार्ट है ना। तो कौन सा सामाजिक विज्ञान इकाई योजना के घटक नहीं है? उप इकाइयों का विभाजन, प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण, अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण विधियों एवं सामग्री संबंधी निर्णय। नहीं तो देख सुन मेरी बात, ये बीएड है ना, वहाँ से क्वेश्चन दिया है इन्होंने, है ना। तो फिर इकाई योजना का एक घटक नहीं है। इकाई में भी उप इकाई हो सकती है। हाँ ये तो सही है, चल मान लेते हैं। प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण, ये तो है।
फिर अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण, ये भी है। शिक्षण विधियों एवं सामग्री संबंधी निर्णय, टीचिंग मेथड एंड मटेरियल्स रिलेटेड डिस्कशन। नहीं, ये नहीं आएगा भाई इकाई योजना में। देख ले भाई, करते हैं, बता सही है क्या। प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण करें या इसमें, या उप इकाइयों का विभाजन करें। उप इकाइयों का विभाजन, तो डिवीजन ऑफ सब यूनिट ये तो हो सकता है। फॉर्मल एंड इंडस्ट्रियल क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं। पता भी नहीं है प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण होता है या नहीं होता है। तो फिर भाई इकाई में होते हैं, प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, ये भी होता है। और अनुदेश उद्देश्यों का निर्धारण होता है। शिक्षण विधियों एवं सामग्री संबंधी निर्णय, ये नहीं आएगा। निर्णय के इन विधियों के माध्यम से, ये सत्र लग रहा है शायद है ना, ये एक ही नहीं है इसमें। चल देखते हैं 4 है क्या इसमें ना। नहीं गलत है यार, यही भैया ना, ये नहीं है। प्रस्तावना बड़ा नहीं है इसमें, है ना। इसने अच्छी तरीके से बढ़िया लेवल का क्वेश्चन दिया है। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन वही होता है जो जैसे कि एक ही जगह से वो सब चीज़ों को उठा के और बढ़िया बना के दे दे। निम्न से कौन सा सामाजिक विज्ञान की योजना का घटक नहीं है। प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण, जबकि उप इकाइयों का विभाजन है, ये सही था। अनुदेशन उद्देश्य, ये भी सही था। शिक्षण विधि और सामग्री संबंधित निर्णय, ठीक। प्रस्तावना नहीं है, ठीक है भाई। सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या भूतकाल और वर्तमान के साथ सहसंबंध होनी चाहिए, जो बच्चों को अपने पर्यावरण को समझने में समर्थ बनाएगी। पाठचर्या निर्माण का यह सिद्धांत प्रत्यक्ष निम्नलिखित से संबंधित है। एकीकरण, समाकलन करके सीखना, लचीलापन, अभिप्रेरणा। सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या भूतकाल और वर्तमान के साथ सह संबंधित होनी चाहिए, जो बच्चों को अपने पर्यावरण को समझने में समर्थ बनाएगी। पाठचर्या निर्माण का यह सिद्धांत प्रत्येक निम्नलिखित से संबंधित है। समर्थ बनाएगी, से संबंधित, भूतकाल और वर्तमान के साथ। इंटीग्रेशन करके सीखना, अभिप्रेरणा, तो फिर अभिप्रेरणा का तो कोई लेना देना नहीं है। लचीलापन, पाठचर्या भूतकाल और वर्तमान के साथ सह संबंधित होनी चाहिए, जो बच्चों को अपने पर्यावरण को समझने में समर्थ बनाएगी। पाठचर्या निर्माण का यह सिद्धांत किससे संबंधित है। लचीलापन, भूतकाल और वर्तमान के साथ सह संबंधित होनी चाहिए, जो बच्चों को अपने पर्यावरण को समझने में समर्थ बनाएगी। पाठचर्या निर्माण का यह सिद्धांत। इंटीग्रेशन, लर्निंग ऑफ द डूइंग। चल 3 देखते हैं। पड़गी पार, एक है भैया एकीकरण। समाकलन मतलब सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या भूतकाल और वर्तमान के साथ सहसंबंधित होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये भूतकाल है और ये वर्तमान काल है, के साथ संबंधित होनी चाहिए, बच्चों को अपने पर्यावरण को समझने में समर्थ बनाएगी। पाठचर्या निर्माण का यह सिद्धांत प्रत्यक्षत, ठीक है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज द डायरेक्टली रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सोशल साइंस करिकुलम सॉल्व विद द curriculum with the past and the present that will be enable children to understand their environment. This is the principle of the curriculum construction is the directly related to the which one following. लचीलापन फंसाने के लिए दे दिया भाई। एकीकरण है इसमें 104 में। एकीकरण, निम्नलिखित में कौन सा पाठ योजना की हरवट पंचपदी है। हरवट की है ना, वो ये पूछेगा, बताइए हरवट पंचपदी किसकी हरवट की है। से संबंधित पद नहीं है। प्रस्ताव प्रस्तुति तो है, प्रस्तुति तो है ना। प्रस्तुतिकरण, जैसे कि आगे है ना प्रस्ताव और प्रस्तुतिकरण, ये दोनों तो है ना, भूल जा। और प्रस्तुतिकरण रिपोर्टिंग नहीं है 105 में। हाँ, रिपोर्टिंग नहीं है, ये अलग ही दिख रहा था ना, कि जैसे कि कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करानी है।
निम्न में से कौन से प्रकार का प्रश्न, तो ये रह जाएगा ध्यान भाई, प्रस्ता प्रस्तु, प्रस्ता प्रस्तु, ये तो याद है, प्रस्ता प्रस्तु और एक और है अभी से तो ना, तो सामान्यीकरण रिपोर्टिंग नहीं है। निम्नलिखित में कौन से प्रकार का प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं है? अनुवाद प्रश्न, व्याख्या प्रश्न, उल्लेख एक्सट्रोपोलेशन प्रश्न, पृथ्वी विज्ञान प्रश्न। बीएड से दिए हैं उन्होंने क्वेश्चन भैया, ये बीएड की जो बुक होती है ना वहाँ से। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं है? निम्न में से कौन से प्रकार का प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं है? संज्ञानात्मक के अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु, ठीक है। बैक इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन, रिकॉग्निटिव क्वेश्चन। अनुवाद से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, ये अवबोध की बात कर रहा है, संज्ञानात्मक की बात कर रहा है, हाँ तो एक ही हो सकता है। गलत है, प्रतिविज्ञान प्रश्न है वो, पार्ट जो लेसन बनाते हैं तब आते हैं कि भाई प्रतिविज्ञान प्रश्न ये है, ठीक है। तो निम्न में कौन से प्रकार का प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं है? तो ये बात संज्ञानात्मक की आई थी, तो वही अनुवाद में अनुवाद क्या आएगा इस वजह से। लेकिन जैसे कि अनुवाद लिख दिया, लिख के पहले बच्चों को समझा दी कैसे ऐसे किया जाता है, फिर जैसे कि कुछ दिया कि भाई आप है ना आप करके बताइए, तो फिर वो करेगा ना संज्ञानात्मक क्षेत्र के। गलत गया, अब तो क्या ही हो। अनुवाद प्रश्न, व्याख्या प्रश्न, उल्लेख एक्सट्रोपोलेशन प्रश्न, ये नहीं है प्रतिविज्ञान। ये जब उस समय लेसन वगैरह बनाते हैं डायरी वगैरह, तब लिखा जाता है ये प्रतिविज्ञान प्रस्तावना, ठीक है ना, कि आज हम ये सीखेंगे, ये करेंगे। 106 में चार है। अनुवाद प्रश्न, व्याख्या प्रश्न, उल्लेख एक्सट्रोपोलेशन प्रश्न। निम्न से कौन सा कथन इकाई योजना के संबंध में सही नहीं है? निम्न से कौन सा कथन इकाई योजना के संबंध में सही नहीं है? 107, ये तो आंसर देख लिया, ACD, A C और D, ACD, A C और D। एक 107 में ACD है ना। यह व्यवहारवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। स्किनर की धारणा कि यदि विषय वस्तु समग्र रूप से प्रदान की जाती है तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। विषय वस्तु समग्र रूप से प्रदान की जाती है तो पाठ योजना एक इकाई योजना का आधार बनती है। पाठ योजना एक इकाई योजना का आधार बनती है। स्किनर की धारणा कि यदि विषय वस्तु समग्र रूप से प्रदान की जाती है तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। एक इकाई के भीतर अवधारणाएं एक दूसरे से संबंधित होती है। एक इकाई के भीतर अवधारणाएं एक दूसरे से ना, अभी बढ़िया दिया है इसने, नहीं कर पाते इसको, अपन तो सही करते हैं इसको। यह व्यवहारवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। 107 में 2 ACD। इकाई योजना के संबंध में सही नहीं, जब सही है व्यवहारवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। स्किनर की धारणा कि यदि विषय वस्तु समग्र रूप से प्रदान की जाती है तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। पाठ योजना एक इकाई योजना का आधार बनाती है और एक इकाई के भीतर अवधारणा एक दूसरे से सहसंबंधित नहीं होती, तो फिर इसका मतलब यही है। निम्नलिखित में कौन सा आकलन अविकल्प नीलपथ ब्लूप्रिंट अनुप्रयोग का एक उदाहरण है? निबंधात्मक प्रश्नों का यादृच्छिक चयन, रैंडम सेलेक्टेड ऑफ इजी टाइप क्वेश्चन, केवल कठिन प्रश्नों का चयन, छात्रा से स्वयं का प्रश्न पत्र बनवाना,
प्रत्येक प्रश्न को शिक्षण उद्देश्यों और विषय वस्तु से जोड़ना, यही है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न को शिक्षण उद्देश्यों और विषय वस्तु से जोड़ना। परीक्षण पदों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? परीक्षण पदों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? परीक्षण। बच्चों द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द करेक्ट अबाउट टेस्ट आइटम्स। कौन सा कथन सही है परीक्षण के पदों के विषय में? विश्वसनीय तो सूचकांक का अनुमान लगाना निबंधात्मक प्रकार के परीक्षणों में कठिन है। विश्वसनीयता सूचकांक का अनुमान लगाना निबंधात्मक प्रश्नों के परीक्षण में कठिन है, ये बात तो सही है। कौन सा कथन सही है? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट ऑफ द टेस्ट आइटम्स। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में अंकन प्रक्रिया मूल्यांकन करते द्वारा अत्यधिक प्रभावित। मूल्यांकन द्वारा क्यों प्रभावित होती है? कुछ प्रभावित नहीं होती है वस्तुनिष्ठ प्रकार। इससे तो वस्तुपरता, विश्वसनीयता है ना, सबसे बेस्ट वस्तुनिष्ठ ही होते हैं। निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण में वैधता गुणांक का अनुमान सरलता से लगाया जाता है। वैधता गुणांक का अनुमान, वैधता नहीं, ऊपर तड़ा हो जाते हैं क्वेश्चन। फिर निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण आसानी से मानकीकृत किया जा सकता है, नहीं। तो फिर भाई साहब यही है। कौन सा कथन सही है? विश्वसनीयता सूचकांक का अनुमान लगाना निबंधात्मक प्रकार के परीक्षणों में कठिन है, ये सही है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में अंकन प्रक्रिया मूल्यांकनकर्ता द्वारा अत्यधिक प्रभावित होती है। अंकन प्रक्रिया मूल्यांकनकर्ता द्वारा नहीं, बिल्कुल प्रभावित नहीं होती है। निबंधात्मक प्रकार के परीक्षणों में वैधता गुणांक का अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता। निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण आसानी से मानकर नहीं किए जा सकते। 109 में 1 सही गया भैया। तो निम्न में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि भावात्मक उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी मूल्यांकन प्रविधि भावात्मक उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं है भावात्मक उद्देश्यों। विच ऑफ द फॉलोइंग एवोल्यूशन टेक्निक इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो फिर इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात है ना। मूल्यांकन प्रविधि भावात्मक उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है। भावात्मक जब दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एवोल्यूशन टेक्निक इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द एवोल्यूशन फॉर इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अवलोकन प्रविधि मूल्यांकन प्रविधि है ना। इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव अभिरुचि इन्वेंटरी प्रायोगिक परीक्षा अभिप्रेत मापनी एटीट्यूड स्केल। जब ये भावात्मक की बतानी है बात तो इमोशनल की एवोल्यूशन भावात्मक उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है। अभिवृत्ति मापनी एटीट्यूड स्केल प्रायोगिक परीक्षा अभिरुचि इन्वेंटरी ये है ना। अभिवृत्ति है, अवलोकन प्रविधि है, ये नहीं है प्रायोगिक परीक्षा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करता है कर सही है भाई, जीत गए जंग। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि भावात्मक उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है? प्रायोगात्मक। भाई बात भावात्मक भी आ रही है ना। अभिरुचि इन्वेंटरी इंटरेस्ट इन्वेंटरी एटीट्यूड स्केल अभिवृत्ति मापनी अवलोकन प्रविधि ऑब्जर्वेशन टेक्निक। इनमें से कौन सा कथन सही है ना। तो ये जीके का है ना, इनको बाद में देखेंगे। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।